दोस्तों जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीरियस हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर दोस्तों, तो वो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिसको एक बेहतर कंटेंट की तलाश है यूट्यूब पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत का भूगोल इसमें हमने टॉपिक लिया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली हैं आज से। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है जीके का, जिसका 20 नंबर का आपका पूछा जाना है ग्रुप डी में, उसको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों क्या करेंगे, एक क्लासेस और आएंगी इसके सिवा हमारी, वो क्या होंगी, वहां पे हम करंट अफेयर दोस्तों कवर करेंगे, और आपका रीजनिंग हुआ और मैथ हुआ, इस सभी को हम दोस्तों कवर करते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग जो है आपकी वो 30 नंबर की आने वाली है ग्रुप डी में, मैं आपको एक बार बता दूं। और आपका मैथ जो हुआ वो 25 नंबर का, और सामान्य विज्ञान हुआ, जनरल साइंस हुआ, वो भी 25 नंबर का होने वाला है दोस्तों। तो एक एक करके दोस्तों स्पेशली हम ग्रुप डी के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से दोस्तों। और ये पहली क्लास होने वाली है भारत का भूगोल, सबसे पहला चैप्टर है इसमें। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आज भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षाओं में, उन सभी का समावेश हमने वन लाइनर के माध्यम से इस वीडियो में किया है दोस्तों। और दोस्तों हमारा मेन मोटिव क्या है कि कम समय में अधिक तैयारी दोस्तों, कम समय में अधिक तैयारी, वो भी सुपर फास्ट वन लाइनर के माध्यम से दोस्तों, ये हमारा मेन मोटिव है। तो इसमें हम करेंगे क्या, वन लाइनर के माध्यम से आपको बहुत ही कम समय में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को दोस्तों कवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। और एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करते हुए हम आगे की दिशा में दोस्तों बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीरियस हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर दोस्तों, तो वो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिसको एक बेहतर कंटेंट की तलाश है यूट्यूब पर। बेहतर कंटेंट यहाँ पे हम देंगे। यहाँ पे बस हम करेंगे क्या, बहुत कम समय में दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से आपको सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपके चाहे मैथ के हुए, रीजनिंग के हुए, या जितने भी आपका करंट अफेयर हुआ और आपके ये जीके का पोर्शन है वो हुआ, उन सभी को आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। बस आपको करना क्या है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ दोस्तों, और करते हैं क्लास स्टार्ट। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय। पहला प्रश्न क्या है, वन लाइनर, कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है, कि जो भारत है आपका, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो आप याद रखेंगे, यदि बात आ जाए क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना, सातवां देश है। ठीक है, और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, ठीक है, जनसंख्या की यदि बात आ जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो याद रखेंगे, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पे बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कहेंगे चीन है। ठीक है, चीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से हमने लिया है। चलिए, जबकि
भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। तो याद रखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन यदि बात करें कि भारत में संपूर्ण विश्व की यदि हम बात करें तो लगभग 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तथा उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। यदि हम बात करें यहाँ पे भारत की भूमि मुख्य भूमि के विस्तार की यहाँ पे बात हो गई है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा जो है आपकी वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वह कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? वहां पे कर्क रेखा होगा। और यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा जो है वो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे सर 8 प्रदेशों से, भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। और यदि पूछ ले कि वे 8 प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि पहला है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो वो कौन कौन से 8 प्रदेश हैं ये मैंने आपको बता दिया। याद रखना है, इनको नोट कर लेना अच्छे से कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है वो 8 प्रदेश जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे बात करें 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखेंगे पूर्वी देशांतर, इस शब्द को भी आप याद रखेंगे, पूरा याद रखेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जितने भी दोस्तों प्रश्न यहाँ पे हमने लिए हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी या जितनी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत कम समय में मतलब अधिक तैयारी का हमारा यहाँ पे मेन मोटिव है। हमने आपको पहले ही बताया, कम समय में अधिक तैयारी सुपर फास्ट वन लाइनरों के माध्यम से। चलिए भारतीय मानक समय आईएसटी जिसको बोलते हैं एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी जिसे बोलते हैं में 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो याद रखेंगे कई बार परीक्षाओं में बना है कि जो भारतीय मानक समय होता है और ग्रीनविच माध्य समय होता है उसमें कितने घंटे का अंतर होता है, तो आप कहेंगे 5.5 घंटे का अंतर होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, कई बार पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट है जिसको जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। ठीक है, याद रखेंगे दक्षिणी बिंदु भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की यदि ये बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की यदि हम बात करें तो क्या है? इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंदिरा कोल है। बात करें यहाँ पे भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौर माता है। क्या है? पश्चिमी बिंदु गौर माता है जो गुजरात में है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबितू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो यहाँ से ये चारों बिंदु, सुदूरस्थ चारों बिंदु जो कि आपका पूर्वी हुआ, पश्चिमी हुआ, उत्तरी हुआ और दक्षिणी हुआ, वो सभी हमने यहाँ पे दोस्तों कवर करा दिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में आता है और बार बार रिपीट होता है। कभी आपसे दक्षिणी बिंदु पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि उत्तरी बिंदु क्या है तो आप कहेंगे इंदिरा कॉल है।
जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपसे पूछ लेगा पश्चिमी बिंदु तो आप कहेंगे गौरमाता गुजरात में है। ठीक है, आपसे पूछ ले पूर्वी बिंदु तो ये आपका किविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, याद रखेंगे। मणिपुर राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो आप कहेंगे मणिपुर राज्य है। ठीक है, आगे बात करें बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे पहला पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, याद रखेंगे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे बात करें भूटान की सीमा से लगे भारत के राज्य। ठीक है, पहले हमने बात की बांग्लादेश से, अब बात करेंगे भूटान की सीमा से लगे भारत के राज्य। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं, याद रखेंगे। आगे बात करें पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ व गुजरात हुआ। ये क्या है, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान व गुजरात। ठीक है, आगे बात करें चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य की बात करेंगे। यहाँ पे चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनको क्यों करा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो ये पूछे जाते हैं प्रश्न, तो जितने भी महत्वपूर्ण है, जैसे चीन से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, ठीक है, भूटान से हुआ, ये सभी स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको कवर कर रहे हैं। तो याद रखेंगे चीन की सीमा से स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बात करें भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन करता है, रेड क्लिफ रेखा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में, ठीक है, डोरंड रेखा से वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, पहले हमने बात की भारत और पाकिस्तान के बीच जो निर्धारण करता है कौन करता है, वो करता है रेड क्लिफ रेखा। और यहाँ पे बात करें यदि हम पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो आप कहेंगे डोरंड रेखा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और सटीक प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों, और यहीं से मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, यहीं से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और यदि हम बात करें कि भारत एवं चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा से भारत एवं चीन के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, अब बात करें कि पाक जल डमरू मंडल के मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, याद रखेंगे पहले हमने बात की थी भारत पाकिस्तान की तो रेड क्लिफ रेखा, और बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तो डोरंड रेखा, और बात करें यहाँ पे भारत एवं चीन चीन की तो मैकमोहन रेखा, और बात करें पाक जल डमरू मध्य, ये क्या है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, अलग होता है। ठीक है, आगे बात करें सिक्किम राज्य की सीमा तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, तीन देश से कौन कौन से मिलती है सिक्किम की, तीन देश हैं, याद रखेंगे, नेपाल, भूटान और चीन, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
ठीक है, अतः उसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, यह एक ऐसा राज्य है, याद रखेंगे, आपसे पूछ ले एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे नाम से ही इसका ट्रिक है, त्रिपुरा, जैसे 3 से 3 और 3 से त्रि, तो वह राज्य है त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः उसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यदि आपसे पूछ ले कि वह कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आप कहेंगे सर त्रिपुरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भूखंड का भाग था। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ ले प्रश्न कि भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ का, मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। आगे बात करें, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। आगे बात करें, कन्याकुमारी को कैप कॉमेरिन क्या कन्याकुमारी को कैप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर कल्याण शिखर है। ठीक है, याद रखेंगे क्या? कल्याण शिखर है। सैडल पीक जिसके नाम से जानते हैं, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, बहुत कम समय में आपको बेहतर तैयारी कराने का एक और प्रयास है हमारा, और जो तैयारी कर चुके हैं वो यहाँ से अपना रिवीजन भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या की यदि हम बात करें कितनी है? 572 है। ठीक है, कितनी है? 572, याद रखेंगे। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर, ज्वेल ऑफ माइंड से संबोधित किया गया है। याद रखेंगे, हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। यदि आपसे पूछ ले कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे, हिमालय नवीन जो है आपका वो वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे बात करें, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। लघु हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, लघु हिमालय की यदि हम बात करें वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। याद रखेंगे, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ठीक है, हिमालय पर्वत की श्रेणी को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका महान वृहत हिमालय, जिसको महान वृहत हिमालय कहते हैं। दूसरा है लघु अथवा मध्य हिमालय, और तीसरा है आपका उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ स्थित है। यदि आपसे प्रश्न बन जाए परीक्षा में, तो पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन लद्दाख पठार का भाग है। ठीक है, याद रखेंगे, अक्साई चीन क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो लद्दाख पठार का भाग है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई लगभग कितनी है? 8848 मीटर है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। ठीक है, बात करें अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की यदि हम बात करें तो अरावली है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली एक रेजिड्यूल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो अरावली है, तो वो किसका उदाहरण है? आप कहेंगे सर रेजिड्यूल, एक रेजिड्यूल मतलब अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
ठीक है। आगे बात करें अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की यदि पूछ ले आपसे तो अनाईमुडी है सर्वोच्च पर्वत चोटी, ठीक है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 2695 मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम प्रमुख पठारों के बारे में, जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। बस उन्हीं चीजों पे हम दृष्टि डालेंगे जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके लिए प्रमुख पठार से संबंधित। चलिए बात करें यहाँ पे तिब्बत का पठार, बात करें यहाँ पे तिब्बत का पठार, तो क्या होगा? तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा, औसतन समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक एवं सबसे बड़ा 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर पठार है, ठीक है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा यदि हम और सबसे बड़ा की पठार की यदि बात हो रही है तो वो तिब्बत का पठार है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा है वो? तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले इसकी ऊंचाई और, ठीक है, और लंबाई तो कितनी है? 4500 मीटर ऊंचाई और 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। आगे बात करें दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार, मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित, विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भारत में छोटा नागपुर पठार आदि, ठीक है। तो याद यदि आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो आप कहेंगे दक्कन का पठार, और इसके अलग अलग नाम से संबोधित इसको किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? तेलंगाना पठार, और पूर्वोत्तर भारत में इसको छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर वही बात हो रही है यहाँ पे कि छोटा नागपुर पठार दक्कन के पठार का पूर्वोत्तर विस्तार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। आगे बात करें मेघालय पठार, मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है, ठीक है। तो ये जो भी है दक्कन के पठार की यहाँ पे बात हो रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। मेघालय में मेघालय का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर विस्तार क्या है? छोटा नागपुर पठार। आगे बात करें दंडकारण्य का पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित, इसी पर बेलाडिला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिण पश्चिमी भाग को मलकागिरी पठार के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ों को दोस्तों हमें तैयार करना है, और बहुत ही कम समय में वन लाइनर के माध्यम से हम चीज़ों को तैयार करते चलेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूं कि बार बार बस आपको करना क्या है, इसी को दोस्तों बार बार आप रिवाइज करते रहना, आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर हो जाएगी। चलिए आगे बात करें नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या है? सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियां का दक्कन का पठार का भाग है, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे, जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। याद कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बात करें कार्डामम पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, ठीक है। कहाँ? कार्डमम पहाड़ियां कहाँ हैं? केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पे स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित हैं, याद रखेंगे। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 848.86 मीटर, नेपाल में स्थित है, ठीक है, अवस्थित है, याद रखेंगे। आगे बात करें यदि हम यहाँ पे कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर वर्ष 1984 में चढ़ने में सफल हुई थी। यदि आपसे पूछ ले प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर वर्ष 1984 में सफलता पाई, तो वो बछेंद्री पाल है। बात करें संतोष यादव, वो कौन है? ये संतोष यादव कौन है? 2 बार, ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव, ठीक है। आगे बात करें भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे आप भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा चोटी कहाँ है आपकी? नंदा चोटी जो है आपकी कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड का भाग है, ठीक है। गुरु शिखर पर्वत अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर पर्वत जिसको नाम से जानते हैं, ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जो कि राजस्थान राज्य में अवस्थित है, याद रखेंगे। कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली, ठीक है, कुल्लू वैली जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में
धौलाधार और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें छोटा नागपुर पठार की, ठीक है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, ठीक है। आगे बात करें अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, याद रखेंगे। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट से सबसे अधिक लंबा है। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि कौन से राज्य का, भारत के कौन से राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो वो गुजरात है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करें 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। यदि आपसे पूछ ले जो अंडमान को निकोबार से द्वीप से कौन पृथक करता है, तो आप कहेंगे सर 10 डिग्री चैनल। आगे बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी, ठीक है, में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि दक्षिण एशिया का, ठीक है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यदि आपसे पूछ ले तो वो बैरन द्वीप है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, याद रखेंगे। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप स्थित है, याद रखेंगे। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप स्थित है। आगे बात करें लक्षद्वीप अरब सागर में है, एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, ठीक है। आपको मैं बता दूं लक्षद्वीप में कितने, कुल 36 द्वीप है। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। यदि आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, अरब सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरी क्रिक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रिक है। कोरी क्रिक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रिक है जो कच्छ के रन में स्थित है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पाट अंचल छोटा नागपुर झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। झुमरी तलैया कहाँ, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है दोस्तों ये सटीक प्रश्न जो कि सीधे एग्जाम में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ये सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में क्या स्थित है, झुमरे तलैया, ठीक है। आगे बात करें आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों का कारण भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर, द कोहिनूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है कोहिनूर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखेंगे सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है, राज्य किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर कर्नाटक को कहा जाता है। आईटी पावर हाउस किसे कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों याद करने वाली जो चीज है वो है सिलिकॉन स्टेट। यहाँ पे यदि राज्य की बात करें तो वो कर्नाटक है, ठीक है। और सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी की यदि हम बात करें तो बेंगलुरु को कहा जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिलिकॉन स्टेट और आईटी पावर हाउस किसे कहा जाता है, कर्नाटक राज्य को, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, ठीक है। आगे बात करें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो इसका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है, ये पहले नंबर पर है। और दूसरा है मध्य प्रदेश, इसका कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है महाराष्ट्र जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। याद करेंगे भारत के 3 बड़े राज्य, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बात करें राजस्थान का मरु या थार विश्व
मरुक्षेत्र जिसको थार बोलते हैं, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ठीक है, जिसमें कि 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको क्या है, 83 व्यक्ति ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान का मरुथार विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ठीक है, थार का मरुस्थल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न होने वाला है इस वीडियो का कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 बहनों, 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर्स के नाम से जो प्रसिद्ध स्टेट है वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम है दूसरा, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम और ठीक है छठा नागालैंड और सातवां त्रिपुरा। तो याद रखेंगे 7 सिस्टर्स के नाम से किस किस को जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा है मैं आपको बता दूं। या तो ये पूछ लेगा कि 7 सिस्टर के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य है वो निम्नलिखित में कौन से नहीं है, ये आपको दे देगा, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 4 या सभी नाम दे सकता है, वो आपको डिपेंड करेगा किस तरीके से प्रश्न एग्जामिनर ने बनाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बस ये 7 नाम याद रखने हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि इसमें से नहीं कौन सा नहीं है, 7 सिस्टर्स के नाम से जो प्रसिद्ध नहीं है वो अलग दे देगा, तो बस इस आपको करना क्या है, इन 7 के 7 के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। कौन कौन से एक बार मैं और बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। और जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी की, दोस्तों सीरियस हो जाए, जो कि सीरियस है वो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक बार से भारत के भूगोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, पढ़ते रहें।